हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम है। मैं NIT रायपुर में अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से IIT JEE का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट देने का काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको पूरे IIT JEE का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट रहेगा और जितने भी सिलेबस हैं वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो और या फिर फिजिक्स का हो, वो सारा कंटेंट यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाएगा और ये पूरी क्वालिटी कंटेंट होगा। जो कंटेंट एक पेड कोर्स में आपको दिया जाता है वही कंटेंट, वैसा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। तो इसका बेनिफिट उठाइए। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन और हमारे वीडियो को आप अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर एक अच्छे मार्क्स और परसेंटाइल गेन करें। तो फ्रेंड्स, हम पहले वीडियो में फंक्शन के पार्ट 1 स्टार्ट किए थे, आज ये आपका पार्ट 2 रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज में आपको एक चैप्टर आपको 12th का देखने को मिलेगा और अल्टरनेट डेट पे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक चैप्टर 11th का स्टार्ट किया जाएगा और इस तरीके से पूरे होल सिलेबस अपन जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पूरा कवर करेंगे और उसके बाद जब जेईई मेंस का पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर अपन एक एडवांस का सीरीज लाएंगे जिसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर बच जाते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में अपन किस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसके बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली अपन 4 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक आपका फंक्शनल इक्वेशन रहेगा, दूसरा टॉपिक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, लेकिन उससे पहले एक आपका छोटा सा टॉपिक बचता है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे उसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी उससे डायरेक्टली सवाल आते हैं जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। तो दूसरा टॉपिक आपका नंबर ऑफ फंक्शंस रहेगा, तीसरा टॉपिक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा और चौथा टॉपिक आपका फ्रैक्शनल इंटीग्रल फंक्शन रहेगा और आपका 5वां टॉपिक सिग्नम फंक्शन रहेगा। तो अपन आज इस वीडियो में 5 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें आपका 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक जो बहुत शॉर्ट रहेगा उसमें आपको एक टेबल दे देंगे और उसी टेबल से आप सारे सवाल को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो हेडिंग डालते हैं और स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसको एक अपने क्लास की तरह ट्रीट करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन पहला टॉपिक है। फंक्शनल इक्वेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मेंस और एडवांस दोनों में सवाल देखने के लिए मिलता है और ऐसा सवाल जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एडवांस सच में पूछ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए। इक्वेशन जिसको याद है, अभी हम इसी वीडियो में 2 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका एक एडवांस 2024 का क्वेश्चन होगा जिसमें आप देखिएगा किस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला लगाकर आंसर आ गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन करके एडवांस में भी एक अच्छा रैंक, अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। तो फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से इक्वेशन होते हैं? इसमें 4 इक्वेशन होते हैं, वो इक्वेशन अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन होता है कि f of x plus y, f of x plus y is equal to fx plus fy।
तो जब ऐसा फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिले कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो यहां से आप कंक्लूजन निकलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स। यहां याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये फॉर्मेट आपको दिख जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो अपना कंक्लूजन निकलेगा कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो के एक्स होगा। के एक्स यहाँ पे क्या होगा, के इज ए कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। आपको वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका भी कुछ वैल्यू रहेगा एफ ऑफ एक्स का, इधर एफ ऑफ एक्स का कोई वैल्यू, जैसे एफ ऑफ 0 दे देगा, 0 दे देगा तो यहाँ पर आप एफ ऑफ 0 मान सपोज 3 दे दिया, तो यहाँ पे आप एफ ऑफ 0 यहाँ पर x जो है 0 हो जाएगा और 0 बराबर। ऐसा तो नहीं होगा, एक एग्जांपल अपन लेंगे उस टाइम पे और देखेंगे कि कैसे इस इक्वेशन को यूज करके फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और दूसरा इक्वेशन अब आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों चीज हो सकता है, या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स हो सकता है या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये तीसरा इक्वेशन हुआ। अब चौथा इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। तो ये 4 इक्वेशन हुआ और इसी 4 इक्वेशन के हेल्प से आपका मेंस और एडवांस का सवाल सॉल्व होता है। और ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल कि जेईई मेंस के अटेम्प्ट में कहीं ना किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ऐसा मानकर नहीं चलिएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है अगर मेंस में नहीं आया तो एडवांस में फिक्स है आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जब एग्जाम में आप जाइएगा पेपर देने के लिए, उससे पहले आपको ये सारा चीज अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके रखना होगा, जिससे पहले आप पेपर होने से पहले आप एक बार इसको रिवाइज कर सकें। तो ये 4 इक्वेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो आई होप आप ये लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। इसको रहने देते हैं और आपके अच्छा रंग ठीक है। इसका क्वेश्चन आप देखिए। आप आई होप आप इसको कॉपी में लिख लिए होंगे, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको याद दिलाएंगे कि कौन सा इक्वेशन लिखे थे, तो आपको अपने कॉपी में देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि f गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये गिवन रहेगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहां पर और गिवन क्या है, f ऑफ 1 इक्वल टू 3 और दूसरा चीज गिवन है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n f ऑफ k इज इक्वल टू 30 3279 ये इतना गिवन रहेगा। ठीक है, ये इतना गिवन आपको है। अब आपको निकालना है इसमें क्या, इसमें आपको n का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप अब सॉल्यूशन इसका देखिए।
आप सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ये आप इक्वेशन आपके कॉपी में देखिए सेकंड नंबर पे ये लिखे थे। इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 में यही था कि अगर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई अगर रहे तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि f ऑफ x जो होगा वो a पर पावर x होगा। ठीक है, a पर पावर x होगा। तो ठीक है, अपना फंक्शन पता चल गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू a पर पावर x होगा। तो अपन इसको यूज करते हैं। जैसे आपका गिवन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, और जब f ऑफ 1 इक्वल टू 3 है तो f ऑफ 1 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पर पावर 1, मतलब x इक्वल टू अपन 1 ले लिए तो a पर पावर 1 होगा। तो a पर पावर 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब f ऑफ 1 को क्या आया, a आया। जब f ऑफ 1 a आया तो a को यहाँ पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो पहला चीज निकल के आपका आ गया कि a इक्वल टू 3। जब a इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अपना fx जो है वो क्या है, 3 पर पावर x है, ये कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो अपना जब ये फंक्शन निकल कर चला आया कि f ऑफ x जो है 3 टू द पावर x है, तो अब क्वेश्चन वो पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले आपको ये जो समेशन है इसके सीरीज के बारे में पता चलना चाहिए कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो अपन देखते हैं कि सीरीज ये कैसे चल रहा है। तो ये सीरीज को पढ़ना आना चाहिए आपको। देखिए इस सीरीज का क्या मतलब है जो इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये सीरीज इस तरीके से लिखा है कि k इक्वल टू 1 से n f ऑफ k इक्वल टू 3 to 7 9। तो बता देते हैं कि जिसको भी समेशन का नॉलेज नहीं है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब जब अपन सीरीज लिखते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे यहाँ पे अपन लिख दिए n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, और यहाँ पे लिख दिए f ऑफ n, मतलब कि पहले n इक्वल टू 1 लेना है, फिर n इक्वल टू 2 लेना है, n इक्वल टू 3 लेना है। जो ऊपर में रहेगा मतलब वो लास्ट लिमिट है, और ये इनिशियल लिमिट, इनिशियल फेज है। तो n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 तक जाना है, मतलब पहले f ऑफ 1 आएगा, फिर f ऑफ 2 आएगा, फिर f ऑफ 3 आएगा, उसके बाद f ऑफ 4 आएगा। मतलब जो ऊपर लिखा रहता है उसका मतलब वहां तक जाने के बाद आपको रुक जाना है, वहां पे आप अपना सीरीज रोक लीजिए और उसके बाद ये जो आता है इसको ऐड कीजिए। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ पर k इक्वल टू 1 है, इसका मतलब पहला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ 1 आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, f ऑफ 2 आएगा, तीसरा टर्म क्या आएगा, f ऑफ 3 आएगा, और इस तरीके से ये कब तक चलेगा, यहाँ तक f ऑफ n तक चलेगा। तो यहाँ लास्ट क्या आ जाएगा, f ऑफ n, और इक्वल टू में क्या है 3279, तो 3279 लिख दिए। अब क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू जब 3 टू द पावर x है तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा, x के जगह आप 1 रख दीजिए तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा, और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो x के जगह 2 रख दीजिए तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा। f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कब तक चलेगा, f ऑफ n क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह n हो जाएगा, तो ये 3 पर पावर n हो गया, इज इक्वल टू 3279। ठीक है, तो अपन अब एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपने 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे तो उसमें आप जीपी पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज दिख रहा है, पहले 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है, फिर 243 है। इस तरीके से ये सीरीज चलता जा रहा है, मतलब ये जीपी का समेशन है। तो जीपी का समेशन ऑफ जीपी का आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जीपी के समेशन का क्या फॉर्मूला यहाँ पे है, तो अगर आपको याद नहीं है तो लिख देते हैं। समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
ए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। और इस तरीके से यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म ऊपर रखना होगा और फर्स्ट टर्म नीचे रखना होगा। देखिए जैसे ये यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे 3, तो 9 अपन 3 करेंगे आर निकालने के लिए। और फिर अगर आपको ये मतलब किसी भी दो टर्म को ले लीजिए, मान लीजिए अपन ये ले लीजिए, तो ये क्या है 27 है और नीचे क्या है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 9 है, तो ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से जीपी निकालते हैं, समेशन ऑफ जीपी क्या होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 3 है, लिख देते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू भी 3 है, आर का वैल्यू भी 3 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, और यहाँ पर नंबर ऑफ द कॉमन टर्म तो एन ही है, तो इसको तो कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 3279। ठीक है, अब यहाँ ए क्या है 3 है, 3 इंटू 3 पे पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 3279। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये 3 है, तो इसको इधर अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 टू द पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा 3279, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर जाएगा इंटू 2, और ये 3 नीचे डिवाइड होगा, और इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा, इसका वैल्यू जब आप निकालिएगा तो इसको जब +1 उधर कीजिएगा तो 3 पर पावर n का वैल्यू यहाँ पे आता है आपका 2187। इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2187 आ जाएगा, और 2187 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो यहाँ पर इसको 3 पर पावर n इज इक्वल टू 3 पर पावर 7 इसको लिख सकते हैं। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 2187 आता है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि n इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस के 2023 अटेम्प्ट में पूछा जा चुका था और ये PYQ ही था। तो देखिए किस लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जो है छोटे छोटे चैप्टर को अपने कमांड में करके आप अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। तो ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो 2024 के जेईई एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, आई होप आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिए होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसका लेंदी उतना क्वेश्चन लिखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या है। f ऑफ x प्लस वाई यहाँ पर गिवन है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ठीक है, और आपका gx एक है, इसमें लिखा है gx प्लस वाई इज इक्वल टू gx इंटू gy। ये दो इक्वेशन आपको गिवन था, और उसके बाद आपको दिया हुआ है f ऑफ माइनस 3/5 का वैल्यू दिया है 12, और g ऑफ माइनस 1/3 का वैल्यू दिया है 2। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ माइनस 2 माइनस 8 इंटू जी ऑफ 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए सारा क्वेश्चन एडवांस में टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एक अपना ये मतलब एबिलिटी लाना होगा खुद के अंदर कि आप जो है एक आर्ट लाना होगा कि आप इजी सवाल को उस पेपर के अंदर सर्च कर सके कि कौन सा सवाल इजी है, कौन सा सवाल मॉडरेट है, कौन सा सवाल डिफिकल्ट है। तो ये आपको
8 जो है जब पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप टेस्ट पेपर देते हैं, तो उसी के टाइम जो है आप ये 8 डेवलप अपने अंदर कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो जब अपन फंक्शनल इक्वेशन लिखे थे उसमें सबसे पहला इक्वेशन यही था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, के एक्स हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो ये दूसरा इक्वेशन था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जी ऑफ एक्स जो होगा वो ए पर पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज पता चल गया। और एक चीज पता है कि एफ ऑफ माइनस 3/5 गिवन है। तो अपन देखते हैं एफ ऑफ माइनस 3/5। एफ ऑफ माइनस 3/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह माइनस 3/5 पुट कीजिए तो k इंटू माइनस 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3k/5। ये हो गया। अब जो है ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। मतलब माइनस 3k/5 इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5/-3। ये 3 4 जा 12 और k का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया है -20। ठीक है, k का वैल्यू जो -20 आ गया है, तो यहाँ से आप जो है f ऑफ x क्या हो जाएगा, -20 और 20x। ये हो गया। f ऑफ x के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन पता चल चुका है। अपन g ऑफ x पे अब आते हैं। तो g ऑफ x के बारे में क्या दिया है, g ऑफ -3 -1/3। g ऑफ -1/3 क्या हो जाएगा, a पर पावर -1/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल टू 2 के बराबर है, इक्वल टू 2 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना आना चाहिए आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे ये बताइए, इसको कैसे लिखेंगे। ये जब निगेटिव पावर है मतलब 1/a पर पावर 1/3 इक्वल टू 2, ऐसा लिखते हैं इसको जब निगेटिव पावर रहता है। अब इसको जो है इधर नीचे लाते हैं तो a पर पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जब अपन a का वैल्यू निकालेंगे तो जो इधर पावर 1/3 है तो उधर क्यूब हो जाएगा जाकर, मतलब 1/2 का क्यूब। तो a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया है। तो अपन g ऑफ x के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया है कि a जो है 1/8 पर पावर x है। gx का वैल्यू निकल गया। gx के बारे में ये फंक्शन भी पता चल गया और f ऑफ x भी पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ 1/4। ठीक है, अपन निकालते हैं f ऑफ 1/4। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x वहां पे आया था, f ऑफ x यहाँ पे आया है -20x। तो f ऑफ 1/4 क्या आ जाएगा, -20 इंटू 1/4 मतलब -5 के बराबर। ठीक है, और आपको g ऑफ x कितना आया है, 1/8 पर पावर x। तो g ऑफ क्या निकालना है, -2 निकालना है। तो 1/8 पर पावर -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर। और आपको g ऑफ 0 भी निकालना है। तो g ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1/8 पर पावर 0। और जब किसी भी चीज पे पावर 0 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 64 हो गया, ये -5 हो गया। तो सब चीज निकल गया। तो अपन अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। f ऑफ 1/4 कितना आया, -5 के बराबर, और प्लस g ऑफ -2 कितना आया, 64 के बराबर, और -8, और उसके बाद g ऑफ 0 कितना आया, 1 के बराबर। ये कितना हो गया, 8 5 13, मतलब 64 -13, तो 4 3 1 और 6 1 5। इसका आंसर कितना आ गया, 51। ये करेक्ट आंसर है 51। तो देखे कि कितना इजी सवाल है ये। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रहना चाहिए, फंक्शनल इक्वेशन। जिसको फंक्शनल इक्वेशन याद है वो सवाल आसानी से कर देगा, और जिसको फंक्शनल इक्वेशन याद नहीं है तो चाहकर भी ये सवाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि उतना कौन सोच पाएगा कि उस टाइम डेरिवेशन कैसे करें, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x बराबर a पर पावर x होगा।
तो उतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए कुछ चीज़ें अगर याद करने वाली मेमोरी बेस्ड है तो वो चीज़ आप याद करें। ऐसा मत सोचे अपन जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें याद नहीं करेंगे, अपन मेंटली हैं, कॉन्सेप्ट से सारा चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ अगर क्लास में बोला जाता है कि इसे याद करो, ये याद करने वाली चीज़ है, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, अपना उसमें माइंड नहीं लगाना है। क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो हमारे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे को वो मेंटोर्स कर चुके हैं, वो गाइड कर चुके हैं। इसलिए जो बोला जाता है याद करने के लिए, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, वो याद कीजिए। ठीक है, अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। आई होप आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगला टॉपिक है नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं, उसी टेबल से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये टेबल कुछ इस प्रकार से है कि नंबर मतलब दो सेट आपका रहेगा, ए और बी सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन रहेंगे कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि जब सेट ऑफ एलिमेंट्स दोनों का बराबर रहे तो कितना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, कितना नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा। तो उसी का ये टेबल है, कितना टोटल फंक्शन होगा। तो आप पहले टेबल बना लीजिए, उसके बाद अपन दो क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो अपन क्लियर हो जाएगा। तो टेबल कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से सबसे पहले एक कॉलम यहाँ बनाइए और एक कॉलम यहाँ बनाइए। उससे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू बी है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अलग अलग केस लेंगे। तो यहाँ पे केसेस का ये कॉलम है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का कॉलम है और यहाँ पे ऑन टू कितना होगा और यहाँ पे देख लीजिए वन वन कितना होगा, वन वन फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन, ये टोटल फंक्शन। तो पहला केस अपन लेते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, बी पर पावर ए। बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, ए फैक्टोरियल, और वन वन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ए फैक्टोरियल। अब आप ये मत पूछिए कि ये टेबल क्यों बनवा रहे हैं, ये टेबल आपको याद रखना है, ये मेमोरी में आपको सेट करके जाना होगा। क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस टाइम ये मत पूछिएगा कि ये टेबल कहाँ से है, उस डायरेक्ट आंसर निकालिए। इसका रीजन भी बताएंगे कि कैसे ये आया है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी रहे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बी पर पावर ए होगा। और यहाँ पे नॉन टू फंक्शन ग्रुपिंग से निकाला जाएगा। बताएंगे कि ग्रुपिंग क्या होता है। ठीक है, ग्रुपिंग आप पीएनसी में पढ़िएगा, तो वैसे अपन एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्रुपिंग के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पर वन वन फंक्शन जीरो होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हो, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी हो, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बी पर पावर ए ही होगा। ये ऑन टू फंक्शन जीरो होगा, और ये जो है वो बी सी ए मतलब इंटू ए फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए टेबल, उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपका और क्लैरिटी होगा। ठीक है, आई होप आप इस टेबल को नोट डाउन कर लिए होंगे।
ठीक है, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख देते हैं अपन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि x जो है आपको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ वन फंक्शन। x डिनोट्स नंबर ऑफ वन फंक्शन, और आपका y जो है वो डिनोट करता है, ये किसका नंबर ऑफ वन फंक्शन डिनोट करता है? ये डिनोट करता है नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए with 3 elements to set B with 5 elements। मतलब x एक ऐसा वेरिएबल है जो आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा सेट A और सेट B के बीच। सेट B में आपका 5 एलिमेंट्स हैं और सेट A में आपका 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और y क्या डिनोट करता है? y डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट A क्रॉस B, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है और वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, तो एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो वीडियो पॉज करके आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। तो अपन अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि A के अंदर 3 एलिमेंट्स है, B के अंदर 5 एलिमेंट्स है, मतलब n ऑफ A इज स्मॉलर देन n ऑफ B, ठीक है। n ऑफ A इज स्मॉलर देन, क्योंकि ये जो है 3 है और ये 5 है, तो 5 तो बड़ा है 3 से। तो इसमें क्या निकालना है? वन फंक्शन। तो टेबल में जाइए और देखिए कि जब ये वाला केस है, तीसरा नंबर वाला केस, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कैसे निकलेगा? BCA इंटू A फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन जब पढ़िएगा इसमें आप PNC में, तो आप इसको देखिए, A इक्वल टू कितना है? 3 है और B इक्वल टू कितना है? 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5C3 क्या हो जाएगा? NCR क्या होता है? NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यही होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस r क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और इसमें एक और आता है r फैक्टोरियल भी आता है, ये r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये ऊपर क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, कैंसिल। और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। तो ये 2 तो कट गया, तो ये कितना हो गया? 60। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 60 आ गया, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फाइंड सेट A टू सेट A क्रॉस B। इस पे फोकस कीजिए। A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स होगा? इसका फॉर्मूला होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू A हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल टू B हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू A इंटू B होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स हो जाएगा? 3 5 जा 15 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ई सेट C है, इसको अपन सेट C डिक्लेयर कर देते हैं या फिर एज्यूम कर लेते हैं। तो n ऑफ C कितना हो जाएगा? 15, और n ऑफ
इसको ए मान लीजिए, तो n ऑफ ए कितना है 3 है। तो यहाँ पर भी क्या है, सेम केस, वही वाला ऊपर वाला केस है। तो यहाँ भी आपको सेम केस उसी तरह से निकालना है कि n ऑफ ए इज स्मॉलर देन n ऑफ सी है, ठीक है, ऐसा है। तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कीजिए और y का वैल्यू यहाँ से निकालिए। y का समथिंग जो वैल्यू आएगा उसके बाद आप x और y में रिलेशन निकाल दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि फिर से ये फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए इसको निकाल देते हैं। 15c3 इंटू और क्या करना रहता है, a फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 15 ऊपर आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर कितना 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये दो कट जाएगा यहाँ से, ये 15 इंटू 14 इंटू 13 बचेगा। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब x और y में आप रिलेशन निकाल लीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो और एक क्वेश्चन आपको करते हैं, जैसे कि और आप एक फॉर्मूला और एक केस आपसे डील करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया अभी भी, तो अगर आपको रिलेशन नहीं निकालना आ रहा है तो y का जो वैल्यू है यहाँ पे 15 इंटू 14 इंटू 13, तो यहाँ जो है आप x को क्या लिखिएगा, x इक्वल टू जब 16 है तो 60 है, तो आप जो है ऐसा कीजिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 60 आएगा, 60 इंटू 14 इंटू 13 आ जाएगा। आप क्या कीजिए कि 4y इक्वल टू 60 के जगह क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे, x इंटू 14 इंटू 13। अब जो है y का समथिंग वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, x इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 4। तो यही आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y है। तो ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन ये है, इजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुपिंग का आइडिया पीएमसी अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आपको ग्रुपिंग का अगर आइडिया होगा तो ये आसान है। अगर ग्रुपिंग का आइडिया नहीं होगा तो फिर आपसे ये सवाल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। और आपका B सेट में आपका एलिमेंट्स क्या है, B1 है और B2 है, ठीक है। और आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ onto function फ्रॉम A to B, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले क्या बोलिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या है, 2 है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या है, 2 है। तो ये कौन सा केस है, n ऑफ A इज ग्रेटर देन n ऑफ B, मतलब n ऑफ A जो है n ऑफ B से बड़ा है। और तो ये दूसरा नंबर वाला केस हुआ। और दूसरा नंबर वाला केस है और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है तो ग्रुपिंग करना होगा। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, जब ये 4 एलिमेंट्स इधर है, ये 4 है, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, और इधर B1 B2 है। मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो 4 को 2 भाग में कैसे बांट सकते हैं, अगर 4 है, मतलब अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए गए और आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है, 4 ही प्लेयर हैं, उसमें 2 टीम बनाना है, ठीक है। तो 2 टीम कैसे बना सकते हैं, या तो एक टीम में 2 प्लेयर हैं और दूसरे में भी 2 है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक में एक ही प्लेयर है और दूसरे में 3 प्लेयर है। 0 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 0 प्लेयर में टीम ही नहीं बनेगा, तो 2 ही केस ये बन सकता है।
अब इस ग्रुपिंग का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऊपर में 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये जो है 2 बार 2 आया है तो इसको ऊपर 2 फैक्टोरियल कर देंगे। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 4, ये 12 इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो है नंबर ऑफ फंक्शंस भी डिस्कस हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका डिस्कशन करते हैं। बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इस टॉपिक से आपको एडवांस में बड़े से बड़े सवाल आएंगे। भले आपको डायरेक्टली जीआईएफ का यूज नहीं करेगा, लेकिन हर बड़े से बड़े सवाल में आपको जीआईएफ का यूज मिलेगा, चाहे वो डिफरेंट इंटीग्रेशन हो, चाहे एरिया अंडर कर्व हो, हर जगह आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। ये फंक्शन बहुत जो है कंफ्यूज क्रिएट करके रखता है। तो आज ये फंक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, वो सारे की पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरा करके जाएंगे। तो ठीक है, अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआईएफ बोला जाता है। ठीक है, तो अपन इस फंक्शन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इस फंक्शन को कैसे समझेंगे कि जीआईएफ है। तो जीआईएफ का जो पहचान का तरीका है वो इस तरीके से लिखा रहता है। ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है, लार्ज ब्रैकेट्स, इसके अंदर कोई वेरिएबल लिखा रहता है और इसी को जीआईएफ बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी आपको ये बड़ी ब्रैकेट दिख जाए आप जीआईएफ समझ जाइएगा। जी नहीं, आपको उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये ब्रैकेट डिनोट्स जीआईएफ, तभी आपको उसको एज्यूम जीआईएफ करना है, उसको जीआईएफ मानना है। अगर नहीं रहे दिया हुआ तो अपन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट और किसी चीज में यूज किया जाता है। लेकिन जब दिया हो और उसको बोला गया हो कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स जीआईएफ, then we will use the concept of GIF, otherwise we will not use that concepts of GIF. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि GIF क्या होता है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। नहीं समझे? ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, इसको बस लिख लीजिए अभी आप, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको समझते हैं, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है। लेकिन अपन जब स्टार्टिंग लेक्चर में बात किए थे कि फंक्शन जो है एक मशीन है, मशीन इस टाइप का है कि अपन कुछ उसमें इनपुट देते हैं तो वो उससे कुछ आउटपुट बाहर निकलता है। तो जीआईएफ भी एक मशीन है। यह एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर जब अपन कोई भी चीज देंगे, कोई भी किसी भी तरह का जब नंबर देंगे इनपुट, तो उससे आउटपुट अपन को एक इंटीजर मिलेगा, इंटीजर वैल्यू। हमेशा किसी भी चीज को आप जब डेसिमल को भी दीजिएगा उससे आप इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अपन एक इसका जो इनपुट आउटपुट रहेगा एक इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, और वो जो इंटीग्रल वैल्यू रहेगा वो अंदर वाले वैल्यू से या तो छोटा रहेगा या तो फिर उसके बराबर होगा। तो अपन डिस्कस करते हैं कि कब छोटा वैल्यू आएगा आउटपुट और कब इक्वल टू वैल्यू आएगा। तो जब अपन अंदर इनपुट में कोई इंटीजर वैल्यू देंगे तो आउटपुट इक्वल उसी के बराबर आएगा। लेकिन जब कोई आप डेसिमल नंबर देते हैं या फिर निगेटिव नंबर देते हैं, निगेटिव तो दीजिएगा तो वो चल जाएगा क्योंकि वो ही निकल कर। इसका मतलब मेरा बोलना है कि अगर कोई आप डेसिमल नंबर दीजिएगा, जैसे आप 1.2 दीजिएगा, तो 1.2 जब दीजिएगा 1.2 वो बाहर आएगा 1 बनकर, मतलब हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। और इंटीग्रल वैल्यू दो टाइप से आ सकता है, या तो एक केस में बराबर आएगा या तो उससे कम आएगा।
तो कौन से केस में बराबर आएगा और कौन से केस में उससे छोटा आएगा? तो बराबर कब आएगा? जब इनपुट आप एक इंटीजर दीजिएगा। जब सपोज आप 1 दे दिए x इक्वल टू, तो आपको बाहर 1 मिलेगा आउटपुट। अगर आप 2 दिए तो बाहर 2 मिलेगा। 3 दिए 3 आएगा। लेकिन जब ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल वैल्यू देंगे, जिसे 1.2 दिए, तो हम बोले कि ये मशीन है जो कि इंटीग्रल वैल्यू आउटपुट देगा। तो आप तो इनपुट 1.2 दिए, तो इसको तो देना है आउटपुट इंटीग्रल वैल्यू, तो आपको ये जो होल पार्ट आपका 1 है वो देगा। तो जब बाहर आपको 1 दिया और आप तो 1.2 दिए थे, इसका मतलब आपको कम करके दिया गया। मतलब कम कब होगा? जब आप डेसिमल नंबर दीजिएगा। तो ठीक है, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने अंदर दिया 1.6 जब दीजिएगा तो इससे बाहर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अगर आपने अंदर दिया 2.7 तो इसमें बाहर में 2 मिलेगा। मतलब लेस देन और इक्वल टू, जब भी आप ऐसा नंबर दीजिएगा तो आपको कम करके देगा। जो इससे छोटा एक इंटीजर है, 2.7 से छोटा, एकदम नियरेस्ट इंटीजर क्या है इसका? 2 है, वो बाहर निकलेगा। अगर आपने 3.5 दिया तो 3.5 के सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या है जो इससे छोटा है? आपका 3 है। ठीक है। आपने 4.6 दिया तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या है जो इससे छोटा है? 4 है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये आउटपुट ये मशीन जनरेट कर रहा है। लेकिन अब अपन इसको इनपुट के फॉर्म में एक इंटीजर दें, जिससे अपन इसको इनपुट 2 दिए, तो ये आउटपुट 2 ही देगा, क्योंकि इसको कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इंटीजर भी दिए, आपको इसको जो आप दिए उसी को बाहर कर देगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप अंदर 20 दिए तो ये आउटपुट भी 20 ही देगा। अगर इनपुट आपने 50 दिया तो ये आउटपुट भी 50 ही देगा। तो इस प्रकार से ये मशीन काम कर रहा है। तो आई होप आप इस मशीन की फंक्शनिंग को समझ गए होंगे कि इस तरह से ये मशीन काम कर रहा है। तो ठीक है, अपन अब इसके कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स, जब बड़े से बड़े सवाल आएंगे तो कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। तो ठीक है, वो पॉइंट्स अपन नोट डाउन यहाँ पे करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद बहुत अच्छे सवाल उस पर लगाएंगे, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो ठीक है, आई होप आप GIF का मतलब समझ गए होंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज दिस। तो ठीक है, अपन इसको इरेज करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। जो पॉइंट मैंने बोला उसी पॉइंट को आपको इस रूप में आपको नोट डाउन करना है, इस फॉर्म में। इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन या इंटीग्रल पार्ट, देन GI ऑफ x इज इक्वल टू x। क्या बोले कि जब इंटीजर के फॉर्म में आप x को दीजिएगा तो वो जो है सेम वैल्यू ही आपको क्रिएट बाहर आउटपुट देगा। दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब आपको नहीं समझ आया होगा, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप x इक्वल टू 2 लीजिए, केस 1 अपन डिस्कस करते हैं। आप x इक्वल टू यहाँ पे लीजिए 2 ले लिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज इक्वलिटी वाला आपको दिख गया। लेकिन केस 2 में अपन लेते हैं x इक्वल टू 1.5। तो x इक्वल टू 1.5 जब लेंगे तो ये GI ऑफ x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब x माइनस 1 यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.5। मतलब जो ये GI ऑफ x आया वो x माइनस 1 से बड़ा है, मतलब 0.5 से 1 बड़ा है, लेकिन यहाँ से छोटा है। किससे? x से। x आप कितना लिए थे? 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा पॉइंट्स का मतलब। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए,
मतलब इसका ये रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये जो है जनरेट आपको करके दे सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर जी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई इंटीजर हो तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि x का जो डोमेन है वो क्या हो सकता है, m से लेके n+1 तक। समझ आया? ये लगता है आपको नहीं समझ आएगा, तो देखिए अपन एग्जांपल इस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि अगर कोई वैल्यू इंटीजर आया इस रूप में, इस फॉर्म में, तो x का जो डोमेन होगा वो n से n+1 होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर ये वाला तीसरा पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर जी आई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है और बोल दिया देन फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स, देन फाइंड डोमेन। तो यहाँ डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू दें जो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो सीधा आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला मतलब ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में, x बिलोंग्स टू, यहाँ m इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब 0 से लेके 1 तक, मतलब कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए 0 से, ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। आप यहाँ 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज आप 0.9 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, और आप इसका GIF निकालिए। 0.9 का GIF क्या होगा, आपको क्या बोले थे, जब डेसिमल हो तो लेस देन और इक्वल टू। तो एक ऐसा इंटीजर बताइए जो कि इसके नियरेस्ट हो और इससे छोटा हो। तो 0 है, तो 0.9 का GIF 0, 0.8 का GIF 0, 0.7 का GIF 0। मतलब आप x का वैल्यू जब इस रेंज में लीजिएगा, इस इंटरवल में लीजिएगा, तो आपका जो GIF आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यही कहना है। तो सपोज अपन एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि ये GIF ऑफ x इज इक्वल टू 8 आपको दे दिया जाए और बोले डोमेन ऑफ x, डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू पता चल गया, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n 8, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब 8 से 9 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए और 8 इंक्लूडिंग 8, तो उसका सारा का GIF 8 होगा। तो यही पॉइंट ये चीज बताता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और चौथे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आपका कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस m इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, m बिलोंग्स टू z। मतलब जब इस फॉर्म में लिखा हो x प्लस m, तो इसको आप जो है कैसे लिखिएगा, GIF ऑफ x प्लस m। जैसे एग्जाम्पल सच है, इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, x प्लस 9 लिखा हो, तो 9 क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसी को आप कैसे लिखिएगा, इस रूप, इस फॉर्म में लिखिएगा। लेकिन जब आपको ऐसा दिया हो, दूसरा एग्जांपल, जब x प्लस 1.5 लिख दें, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि m बिलोंग्स टू z। आप कोई इंटीजर होना चाहिए m, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया रहे कि x प्लस 8, तो आप इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये इंटीजर है, मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपके सामने जब अभी क्वेश्चन दिया जाएगा तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट्स देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये x GIF पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इक्वल टू ये 0 होगा। कब 0 होगा? जब
x बिलोंग्स टू z होगा। इंटीग्रल जब पार्ट ये रहेगा तो ये 0 होगा, और ये जो है जब इंटीग्रल वैल्यू नहीं रहेगा तो ये 1 के बराबर होगा। आप इसको सोच भी सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि जब इंटीग्रल वैल्यू ये x रहेगा तो ये ज्यों का त्यों बाहर निकलेगा, जैसे कि तैसे बाहर निकलेगा, जैसे इससे x ही बाहर हो जाएगा और ये जो है -x बाहर होगा तो ये 0 हो जाएगा। और जब x बिलोंग्स टू z नहीं, मतलब नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू z रहेगा। सपोज अपन इसको ले लेते हैं 1.5, ठीक है, x इक्वल टू अपन 1.5 ले लिए, जो कि z से बिलोंग नहीं कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ये नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो यहाँ से इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 1 आएगा, और ये अंदर में क्या है -1.5। अब एक ऐसा इंटीजर बताइए जो इससे छोटा है, एक ऐसा इंटीजर बताइए जो इससे छोटा है। जैसे आप नंबर लाइन पे जब प्लॉट करते हैं तो ये -2 होता है, ये -1 होता है, और यहाँ पे कहीं समथिंग यहाँ पे -1.5 आएगा। तो -1.5 जब है तो इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा। तो अपन इसको, अब ये -1 है तो अपन इसको 1 और ये -1.5 का नियरेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है वो क्या है, -2 है, तो इसको -2 लिखेंगे। 1 - 2 कितना आ जाता है, -1 हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा कि जब इंटीजर नहीं रहेगा तो कैसे ये -1 आया है। यहाँ पे -1 था, 1 नहीं था, -1, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप इसको भी नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। फाइंड x, इसमें गिवन क्या है, इस तरीके से। ये पैटर्न कब तक चल रहा है, ये 10 तक जा रहा है ये पैटर्न। इक्वल टू 55 है, तो यहाँ से x निकालिए। तो अभी अपन एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि x प्लस m रहे, ये पॉइंट अभी डिस्कस किए थे कि x प्लस m जब रहेगा और m जब एक इंटीजर होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, gi ऑफ x प्लस m। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या था कि m बिलोंग्स टू z होना चाहिए। तो z है ना, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जितना भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी इसके इंटरवल में आ रहा है वो सारा इंटीजर है। मतलब ये सबको अपन बाहर कर सकते हैं। तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, +1 +2 +3 और so on, और लास्ट में क्या आ जाएगा, +x + 10 इक्वल टू 55। ये आ गया। अब यहाँ से देखिए x जो है, ये वाला GIF वाला x कितना बार आया होगा, 11 टाइम्स। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 11 ऑफ GIF ऑफ x। और यहाँ जो है 1 है, 2 है, 3, 4, 5, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि जब 1 से लेके 10 तक आपका नेचुरल नंबर है, उसका सम का क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का। तो 10 नेचुरल नंबर है, तो 10 × 11/2 मतलब 55 आएगा इसका सम। तो इसके सम को 55 लिख देंगे इक्वल टू 55। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 55 कैंसल, ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। और ये जब 0 के बराबर आ गया तो x क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको ये भी पॉइंट अपन डिस्कस किए थे कि पॉइंट्स में आप देखिएगा कि इस तरीके से अपन लिखे थे कि जब कोई भी इस तरीके से आए ऐसा, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू m से लेकर
n+1 तक। ठीक है, मतलब x का जो इंटरवल है इतना होता है। आप अपने की पॉइंट्स में देखिए, आपको ये पॉइंट्स मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे n का वैल्यू 0 है तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन जब भी आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप उससे पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन उससे पहले एक बार अपना ट्राई कर लीजिए, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले सकते हैं। ठीक है, अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी x फाइंड करना है, फाइंड x। इसमें क्वेश्चन है x² - 4x प्लस x प्लस -x इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन, ठीक है। आप तो इसको देखकर पूरा ब्लैंक हो गए होंगे, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि अब इसमें क्या करें। सोचिए, ऐसा पॉइंट्स कहीं लिखे थे, इतना इधर तो आप छोड़ दीजिए, इतना कभी लिखे थे? एक पॉइंट्स लास्ट में लिखे थे, क्या लिखे थे कि ये वाला, ये चीज जो है दो केस में डिस्कस किए थे कि ये जो है 0 के बराबर एक केस में होगा। कब ऐसा होगा 0? जब x बिलोंग्स टू z रहेगा। x बिलोंग्स टू जब z रहेगा तो ये 0 के बराबर होगा, और जब x बिलोंग्स टू z नहीं रहेगा तो -1 के बराबर होगा। ये दो केस में ये पॉइंट डिस्कस किए थे, आप अपने कॉपी में देखिए। तो जब तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि आप ये गिवन ही नहीं दिए कि x इंटीजर है या फिर नहीं है, तो हम क्या करें। जब आप नहीं दिए हैं तो आप अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, दो केस बनाइए कि एक केस ऐसा बनाइए जिसमें x इंटीजर है, और एक ऐसा केस बनाइए जिसमें इंटीजर नहीं है। उसके बाद अपन सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, उसी तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला केस, केस 1। केस 1 मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू z है। ठीक है, जब x बिलोंग्स टू z है तो ये इक्वेशन इस प्रकार से आएगा, x² - 4x। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू -1, यहाँ से x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1 का x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 2 आया। मतलब अपन जो सपोज किए थे कि x इंटीजर होगा, सच में एक इंटीजर आया। मतलब जो अपन एज्यूम किए वो एजम्पशन आपका सही आया, मतलब x का एक वैल्यू आपका 2 है, मतलब सही है। और दूसरा केस अपन मान लेंगे, केस 2। केस 2 मानेंगे कि x डज नॉट बिलोंग टू z, मतलब x जो है इंटीजर नहीं है। तो जब x इंटीजर नहीं है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए इक्वल टू -1। अब इधर भी -1 है और यहाँ भी -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब x - 4x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब x इंटू x - 4 इक्वल टू 0 है। अब x इक्वल टू 1 0 आ गया और x इक्वल टू 1 4 आ गया, मतलब दोनों इंटीजर ही वैल्यू x का आया। लेकिन आप एज्यूम क्या किए थे, x डज नॉट बिलोंग टू z, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। जो आप एज्यूम किए थे वैसा नहीं है, ये तो बोल रहा है इंटीजर है, आप तो बोल रहे थे इंटीजर नहीं है, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब अपन एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा x इक्वल टू 2, यही वैल्यू ऑफ x है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आपको पूरा GIF अच्छे से समझ आया होगा। आप इस लेक्चर के बाद आप जो बुक लगा रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, आप उसके क्वेश्चन लगाइए, और भी ज़्यादा अपने जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर लगाइएगा उतना आपको बेनिफिट होगा।
तो ठीक है, अपना क्वेश्चन जो भी आपके पास बेसिक बुक होगा, जो भी रेफरेंस बुक होगा या फिर कोचिंग का जो मटेरियल होगा, वो सारा चीज़ आप लगाइए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको कल मैंने एक डोमेन टॉपिक पढ़ाया था, तो अगर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको अगर एक होमवर्क में क्वेश्चन दे दें, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड डोमेन, वो जो है उसमें आपका इसका भी यूज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। उसमें क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ, इसमें आपका एफ ऑफ एक्स जो है गिवन है, log ऑफ जी आई ऑफ एक्स और 1 माइनस मोड एक्स है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कल अपन डिस्कस किए थे डोमेन टॉपिक, उसी का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको जी आई एफ का भी यूज होगा, आज के लेक्चर का जी आई एफ और कल के लेक्चर का डोमेन। तो दोनों के यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब छोटा टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप समझते हैं कि क्या होता है भाई, पहले कि कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे इसको समझेंगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। ये देख रहे हैं मिडिल ब्रैकेट है, इसी मतलब इसी के अंदर कोई वेरिएबल जब रहेगा तो आप समझिएगा कि दिस इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जब भी जितना भी दुनिया का इंटीजर है उसको अपन एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x अगर कोई इंटीजर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, जी आई ऑफ एक्स प्लस कोई भी चीज है, इंटीजर नहीं, कोई भी नंबर है, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है x माइनस ऑफ जी आई ऑफ एक्स होता है। ठीक है, आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये होता है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन x अपन पहले लेते हैं इसको, आपको मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 निकालना है, 1.2। तो आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू क्या है, 1.2 है, और इसका GIF कितना होगा। आप एक ऐसा इंटीजर बताइए जो इसके नियरेस्ट हो और इससे छोटा हो। तो क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन मान लीजिए लेते हैं 50.8, 50.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए। तो x यहाँ पे क्या हो गया, 50.8, और इसका GIF कितना हो जाएगा, 50, तो ये क्या हो गया, 0.8। तो आई होप आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आ गया होगा। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स जैसे आप यहाँ पे नोट लिख लीजिए। पहला की पॉइंट्स कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू z है। इसको प्रूव कर दें क्या, हाँ प्रूव कर दीजिए। मतलब जब x ऐसा 0 के बराबर हो, इसका मतलब x जो इंटीग्रल वैल्यू होगा। अभी क्या लिखे ऊपर में, मान लीजिए कि आप इसको 5 लेते हैं, x इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, माइनस
इसका GIF क्या होगा 5 का। जब इंटीजर इनपुट दिए तो आउटपुट भी इंटीजर होगा, GIF मशीन का यही काम है। तो 5 - 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब अंदर हम 6 ले लिए तो क्या होगा 6 - 6 इक्वल टू 0। तो ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसके रेंज के बारे में है कि कोई भी जो है फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच ही रहेगा। वो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा, हमेशा ऑलवेज। इसका बहुत बड़ा यूज है भाई। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन जो रिजेक्ट करने होंगे वो इसी की हेल्प से रिजेक्ट करना होता है। जो भी सॉल्यूशन मतलब x का अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसी भी इक्वेशन का और उसमें GIF का यूज किया गया है तो x का वैल्यू अगर 1 से कहीं बड़ा आ रहा है तो उस सॉल्यूशन को आपको रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। और कोई निगेटिव भी आ रहा है उसको भी आपको रिजेक्ट करना होगा। तो ये चीज उस केस में आपको काम आएगा। और इस मतलब इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन करके दिखाएंगे किस प्रकार से रिजेक्शन में इसका यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसको बोल सकते हैं किसका ये रेंज है। ये पॉइंट भी देखिए, जब x + m है और m बिलोंग्स टू z है तो ये बाहर में जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से लिखाएगा। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप x + 5 ले लीजिए तो इससे जो बाहर होगा वो x ही होगा। क्यों x ही यहाँ पे आएगा, इसका क्या रीजन है? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। x + 5m को कैसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपन ये पूरा x ये वाला हो गया तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालते हैं तो यहाँ पर x + 5 आ जाएगा। अब बताइए जब GI ऑफ x निकालेंगे, GI ऑफ x क्या बोले थे कि जब मतलब इसको कैसे निकालेंगे, x + m अगर इसके अंदर हो तो अगर m कोई इंटीजर रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस ऑफ ये और ये क्या है माइनस, ये ओवरऑल पर है तो इसको पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताइए इसका यूज हम कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है। तो ये अंदर पूरा x + m है तो यहाँ पे x + m लिख देते हैं, x + m लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस दे दिए, यहाँ पे माइनस दे दिए, यहाँ पे भी माइनस है। अब यहाँ पे क्या है GIF है तो यहाँ पे GIF ऑफ x + m दे दिए। और GIF में अपन क्या पढ़े थे, जब इस फॉर्म में रहता है तो इसको ऐसे लिखते हैं तो ठीक है ऐसे लिखते हैं x + m माइनस, अब इसको लिखेंगे GIF ऑफ x माइनस ऑफ m, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है m कट गया, अब लास्ट में क्या बचा x ऑफ GIF ऑफ x, और ये जो है ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये प्रूफ भी हो गया है। ऐसा कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं बच रहा है फ्रेंड्स जिसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को आपको प्रूफ कर रहे हैं। ये पॉइंट्स भी देखिए आपका प्रूफ हो गया, थर्ड पॉइंट। तो जब की पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसका प्रूफ भी देखना आपको जरूरी है कि कैसे हुआ, क्योंकि आपसे कोई भी आपका छोटा भाई कभी पूछ सकता है ये कैसे हुआ, फिर या फिर आपका क्लासमेट आपसे पूछ सकता है कि ये पॉइंट आप जो लिखे वो कैसे लिखे, तो इसका प्रूफ भी आपको देखना जरूरी है। तो ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है जस्ट लाइक GIF की तरह भी इसका भी फोर्थ पॉइंट है, ये -x है इक्वल टू, ये 0 कब होगा जब x बिलोंग्स टू z होगा, और ये जो है 1 होगा, उसमें तो -1 था इसमें 1 होगा जब x डजंट बिलोंग टू z होगा, ठीक है।
आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इसका भी प्रूफ आपको दे सकते हैं, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। बहुत इजी पॉइंट्स है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपका भी माइंड काम करना चाहिए, तो आपका डेवलपमेंट आपके माइंड का हो। तो ठीक है, आप इसको प्रूव करके देखिएगा, बहुत इजी ये पॉइंट है। आप सारा पॉइंट लिख लिए हैं, अब इस पे आप क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अपन अब इसको इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखिए और सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आई होप आप इसको ट्राई कर लिए होंगे। और अपने लाइफ में ईमानदारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। जब आप हार जाते हैं, थक जाते हैं कि अपन से अब नहीं हो पाएगा, तो आप सॉल्यूशन देखिए। और डायरेक्टली सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का मत देखिए। आप जब भी टेस्ट देकर आते हैं, तो जो क्वेश्चन आप टेस्ट में नहीं करते उसको घर में आकर कीजिए, रीअटेम्प्ट पेपर कीजिए विदाउट सॉल्यूशन। आप जब पूरा थक जाते हैं, जब माइंड आपको अंदर से बोलने लगता है भाई अब रहने दे, अपन से नहीं हो पाएगा, तब आप सॉल्यूशन के ऊपर जाइए। और जब तक ये फील नहीं हो अंदर से कि यार अपन और अटेम्प्ट करेंगे, तब तक सॉल्यूशन मत देखिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस टाइम आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है। जैसे सपोज आप जिम जाते हैं, तो जिम में क्या होता है कि जब आपका मसल्स बनने वाला होता है, उस टाइम बहुत पेन होता है। तो जिस टाइम पेन होने लगे माइंड में, उस टाइम अपने आप समझ लीजिए कि आपके माइंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो जिस टाइम डेवलपमेंट होने वाला रहता है, उसी टाइम आप इसको छोड़ देते हैं, तो वैसे में आपका माइंड डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए अपने माइंड को जितना आप वर्क करवाइएगा, इस पर जितना ज़्यादा लोड दीजिएगा, जितना आप थिंकिंग कैपेसिटी रखिएगा, उतना आपका डेवलपमेंट होगा। इसलिए हर क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे इसका फैक्टराइजेशन? 2 3 जा 6 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इसको कॉमन लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिए होंगे। अब आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। और इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, अब ये बताइए कि अपन एक पॉइंट डिस्कस किए थे, देखिए अपने कॉपी में जाकर क्या पॉइंट डिस्कस किए थे कि इसका जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, इस तरीके से। देखिए आप अपने कॉपी में ये पॉइंट्स आपका लिखा हुआ है, ये पॉइंट देखिए कि आपके कॉपी में लिखा हुआ है या फिर नहीं, ये पॉइंट। यस, आप देख लिए होंगे। तो इससे देख रहे हैं ये 3 के बराबर है। इट मीन्स नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, है पता आपको? आपको लग रहा होगा इसको x इक्वल टू 1/2 लिख देंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n प्लस हाफ, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, सपोज 5 ले लीजिए। ये जो है x इक्वल टू n प्लस हाफ होगा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। जैसे आप ले लीजिए 5 प्लस हाफ, तो आपका कितना होगा? x इक्वल टू 5.5 ये होगा। आप जो है इसका ये वाला निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जब निकालिएगा 5.5 का, तो क्या आएगा? यहाँ देखिए
यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये 5.5 आ जाएगा, माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 0.5 इसका होगा, ये भी हाफ हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम n+12 लिखे हैं, कि बहुत सारे इंटीजर यहाँ पे आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसमें आप इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कोई भी चीज ले लीजिएगा, ये सारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा ये इक्वेशन। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा x = n+12 होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अपन सेकंड क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। आपसे जो प्रॉमिस किया गया है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का इस चैनल पे, आपको सच में वो प्रॉमिस पूरा करके रहेंगे और पूरे होल कंटेंट का यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और बेस्ट कंटेंट, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे PYQ का सॉल्यूशन हो, अपन PYQ का भी सॉल्यूशन का एक सीरीज लाएंगे और हर PYQ को एक अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स भी याद दिलाएंगे कि अपन कहाँ पे कौन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और सच में उस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है या फिर नहीं। जितने भी छोटे पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, हर पॉइंट्स उस टाइम आपको दिखाएंगे कि सवाल यहीं से आता है। तो देखिए, जो प्रोमिस किए हैं वो सारा प्रोमिस यहाँ पे पूरा किया जाएगा। लेकिन मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अपन सेकंड क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x। इसमें एकदम पूरा सजग रहना। ये क्वेश्चन बहुत धोखा दे सकते हैं आपको, लगेगा बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें GIF और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों कंबाइन किया गया है और दोनों का कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड x इफ दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन GI ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ GI ऑफ x प्लस 3 = 0, ये वाला है। और सेकेंड इक्वेशन देखिए, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6 ऑफ GI ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ प्लस 1 = 0। ठीक, अब अपन सॉल्व इसको करते हैं। आप इसको पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। और ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है भाई, लाइफ में ईमानदार बनना बहुत जरूरी है। IIT और NIT पहुंचना बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी सी बात नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन लाइफ में ईमानदार रहिए। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टराइज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिए होंगे। यहाँ तक तो आप भी कर लिए होंगे। यस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं बात। यहाँ से अब क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो सब कर लेता है। तो ये बताइए कि x इसमें क्या होगा। तो आप देखिए भाई कि हर पॉइंट्स, जितने भी छोटे पॉइंट्स आपको मैं लिखाया हूँ की पॉइंट्स के फॉर्म में, देखिए सबका यूज है। आपको याद दिलाते हैं, आपको ये पॉइंट्स मैं लिखाया था कि जब ऐसा हो तो x बिलोंग्स टू क्या होता है, n से लेके n+1, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल रहता है। तो उसी टाइप से n = यहाँ क्या 3 है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 से लेके 4 तक। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मतलब दोनों सॉल्यूशन देख लीजिए। एक कह रहा है कि 3 से 4 के बीच होना चाहिए, और एक भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच होना चाहिए। मतलब दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, ये अलग लेवल पे चल रहे हैं तो ये अलग लेवल पे जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं नहीं भाई 3 से 4 के बीच, ये बोलता है नहीं भाई 1 से 2 के बीच। मतलब दोनों की अलग कहानी चल रही है। मतलब यहाँ से होगा नो सॉल्यूशन।
क्या होता है, जब दो लड़ाई करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी बोल रहा है 3 से 4 और ये कहता नहीं 1 और 2, तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर आते हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है, ये कॉमन है ये पार्ट। ठीक है, यहां से क्या आ गया, एक बोल रहे हैं कि हाफ होगा और दूसरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं 1/3 होगा। किसका बात मान, यहां से आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, x = n + हाफ और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, ये आपका एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ से देखिए भाई, हर पॉइंट यूज हो रहा है, जो आपको लिखाया गया है, कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। यहाँ से क्या आएगा, x = n + 1/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सबकी अलग ही कहानी चल रही भाई, ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, ये बोल रहे हैं नहीं ऐसा होगा। किसका बात माना जाए, किसी का बात, मतलब आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आंसर होगा इसका नो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। अब अपन सिग्नम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको एक क्वेश्चन HW देते हैं, उसके बाद आपको वो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके थे, ये होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन अब देंगे। अब इसको इरेज करते हैं। हर पॉइंट यूज हो रहा है भाई, सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होगा। अब सिग्नम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि आप जितने भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं उसको यूज कर सकते हैं। देखिए HW वाला, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा पार्ट 3 में, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी डोमेन वाला ही क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ f of x = log fractional part +1 of x²। इसका आंसर निकालिए भाई। आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम बार बार डोमेन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे वो भी डोमेन का दिए थे, ये भी क्वेश्चन डोमेन का दिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जेईई मेंस के अंदर एक सवाल डोमेन का जरूर पूछा जाएगा। और डोमेन के सवाल जो है उसका भी अगर आप आंसर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर क्या कीजिएगा, वहां पे जाकर फिर सारा चैप्टर तो टफ ही है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर निकाल पाइएगा। जब फंक्शन का ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो इंडिफिनिट का कहाँ से निकाल पाए। इसलिए छोटे से छोटे चैप्टर को कमांड करके जाइए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। तो डोमेन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। इसलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में डोमेन का दिए, जिसमें एक GIF का यूज होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट का यूज होगा। और ये सारे डोमेन के टाइप को पार्ट बाय पार्ट अपन डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। आप फर्स्ट वीडियो देखिए जाकर, पूरा डोमेन की कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। अब लास्ट पॉइंट आपका आज का है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सबसे पहला पॉइंट, कैसा ये मशीन है। क्या बोले, फंक्शन जो है, हर फंक्शन एक मशीन है, ये भी एक मशीन है। ये कैसा मशीन है, ये एक ऐसा मशीन है जिसमें कि आप 3 ही चीज देख सकते हैं। कोई भी चीज दुनिया का आप इनपुट दे दीजिए, आपको या तो 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या फिर -1 मिलेगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं, यहाँ पे आउटपुट आपको मिल सकता है। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कब 1 मिलेगा, कब 0 मिलेगा, कब -1 मिलेगा। तो ठीक है, वो सारे पॉइंट देखेंगे कि कब 1 मिलेगा, कब 0 मिलेगा और कब -1 मिलेगा।
तो ठीक है, अब कैसे समझेंगे कि सिग्नम फंक्शन है? तो लिखावट से समझेंगे। तो फिर आपके मन में लग रहा होगा कि कैसे लिखा रहेगा तो समझेंगे। तो वो लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, SGN, ये इस तरीके से लिखा जाता है, SGN इस तरीके। जब ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना है कि सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कब 1 देगा, कब -1 देगा और कब 0 देगा। ठीक है, तो जब f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम x रहे, कि कोई भी जब फंक्शन सिग्नम रहे, तो ये कब 0 देगा, कब 1 देगा, कब -1 देगा। 1 कब देगा जानते हैं? जब ये x पॉजिटिव रहेगा। जब x ये पॉजिटिव रहेगा, चाहे 50 दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए इस सिग्नम के अंदर, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 दीजिएगा तो आपका आउटपुट 1 निकल कर आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जब x बराबर 0 दीजिएगा तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और जब x को आप निगेटिव दीजिएगा तो आपको आउटपुट -1 मिलेगा। तो इस मशीन का फंक्शनिंग समझ आया कि जब पॉजिटिव नंबर दीजिएगा तो 1 बाहर आएगा, 0 दीजिएगा 0 आएगा, -1 निगेटिव नंबर दीजिएगा तो -1 आएगा। तो आई होप आपको इस मशीन का फंक्शनिंग, सिग्नम मशीन का फंक्शनिंग समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके तो कोई पॉइंट्स नहीं उतना ज़्यादा होते हैं, बस यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल solution of signum x square minus 10x plus 3 इक्वल टू -1। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए भाई। अपन एक और आपसे प्रोमिस किए थे। क्या प्रोमिस किए थे? कि कंटेंट तो सभी बोलते हैं अपने कंटेंट को, मेरा कंटेंट वेस्ट है, दूसरे चैनल वाले बोलेंगे मेरा कंटेंट वेस्ट है, हम बोल रहे हैं मेरा कंटेंट वेस्ट है, हर कोई अपने आप में। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस और किया था कि इस चैनल पे जब तक आप मैथ्स पढ़िएगा, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपके अंदर ये एक एबिलिटी डेवलप कर दी जाएगी कि हाउ टू थिंक, किसी भी सवाल को कैसे सोचना है और कहाँ से सोचना है और कैसे सवाल को पढ़ा जाता है। जब आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको ये एबिलिटी जरूर लाकर आपके अंदर दिखा दूंगा। तो ठीक है, ये सवाल को पढ़िए। इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, समझ गए? इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब x का इंटीजर वैल्यू निकालना है। जब x का इंटीजर वैल्यू होगा उसी को एक्सेप्ट करना है और नॉन इंटीजर वैल्यू को रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 है, इसको बढ़िया से लिख, +3 है ये, +3 इक्वल टू -1। आपको क्या बोले थे? -1 आउटपुट, ये आउटपुट है, जो इक्वलिटी के बाद है वो तो आउटपुट है। आउटपुट आपका -1 आया है, इसका मतलब जो ये वाला x है, ये वाला, ये लेस देन 0। तो यहाँ x के फॉर्म में क्या है? ये वाला है, ये चीज है लिखा हुआ, ये x के जगह, ये इस x के जगह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो ठीक है, इसको लेस देन 0 कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ से आप x माइनस 3 इंटू, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अगर इसको देखिए फैक्टराइज कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9, ये क्या कर दिए? इसमें जो है भाई
फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, देख रहे हैं गलत फैक्टराइजेशन कर दिए, तो कैसे फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। बेबीकर मेथड मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि कौन से x के वैल्यू पे वो पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, ये किस वैल्यू x पे होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका यूज करके यहाँ पे निकालते हैं कि कहाँ पे ये जीरो होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है मेथड फॉर्मूला। माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना 3 बाय 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस ये 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 कितना होगा भाई, 100 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा 88, 88। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखिएगा 2 नहीं, इसको 22। अरे यार इसको देखो 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, क्या हो जाएगा 44 22 12, मतलब 2 रूट 22 ये होगा भाई, 2 रूट 22 ये वाला होगा, 2 कट जाएगा तो रूट 22 बचेगा, ये बचेगा, यस ये बचेगा। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, 5 प्लस रूट 22 और 5 माइनस रूट 22, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो अपन एक नंबर लाइन बनाते हैं, यस नंबर लाइन इस पेन से बनाते हैं, ये ज्यादा विजिबल है। ये नंबर लाइन बना दिए, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। 5 माइनस रूट 22 यहाँ पे आएगा समथिंग, और 5 प्लस रूट 22 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जो है आपको लेस देन जीरो लेना है, मतलब ये वाले पार्ट को आपको लेना है, इस वाले पार्ट को। अब लेकिन इस वाले पार्ट को तो लेंगे, लेकिन कौन से वैल्यू को एक्सेप्ट करना भाई, इंटीग्रल पार्ट। कौन से पार्ट को, इंटीग्रल पार्ट। अब इस दोनों में जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको आप निकालिए। उसके लिए आपको रूट 22 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगा। अब दोनों के बीच जो जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 माइनस रूट 22, 5 प्लस रूट 22, और जो भी इंटीजर बीच में आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और आई होप आप ये कर भी लेंगे कैलकुलेशन, 5 प्लस रूट 22 और 5 माइनस रूट 22 का वैल्यू, और दोनों के बीच जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, और जितने भी इंटीजर आएगा उसको काउंट करके आप आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपको फिर से होमवर्क में देते हैं, डोमेन का ही वो भी क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन होगा और ये भी होमवर्क में रहेगा, और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, और होमवर्क वो आपका रहेगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड डोमेन ऑफ log of x by signum of x। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाइएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं इसमें, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, आपके मन में लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा लगता होगा कि यार हर टॉपिक के तो एक ही दो सवाल ये करा रहे हैं। एक दो सवाल इसलिए करा रहे हैं भाई क्योंकि अपन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। उसके बाद जब अपन एक सीरीज लाएंगे जिसमें एक अच्छे लेवल का सवाल उसमें अपन डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स का यूज करके,
इसलिए सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 1 से 2 सवाल करके ले सकते हैं। अगर अपन इस वीडियो में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए जीआईएफ पे 5 सवाल करें, सिग्नम पे 5 सवाल करें, फ्रैक्शनल पार्ट पे 5 सवाल करें, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, जिससे कि आप उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए अपन ये सिर्फ वीडियो में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद अपन एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, इसी के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी लाभ ले सके। बाय बाय, थैंक यू।